आज हम बात करेंगे खीम बहादुर थापा की। वो लड़का जो नेपाल के पहाड़ों से एक वॉचमैन बनने आया था, लेकिन बन गया मुंबई का बेताज बादशाह। क्या वो वाकई एक मसीहा था या फिर पावर की जंग में फंसा एक और मोहरा? 23 अप्रैल 1992 दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। मुंबई की गर्मी अपने चरम पर थी। भांडुप का मंगल राम पेट्रोल पंप। वैसे तो ये एक आम दिन था, लेकिन अंडरवर्ल्ड की फाइलों में ये तारीख खून से लिखी जाने वाली थी। एक सफेद रंग की फिएट कार तेजी से आकर रुकती है। 5 लोग बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में रिवॉल्वर है और आंखों में सिर्फ एक मकसद, मौत। वहां एक आदमी खड़ा था, कद छोटा लेकिन जिस्म फौलाद जैसा। मुंबई का वो इकलौता नेपाली डॉन जिसने दाऊद इब्राहिम से लेकर बाल ठाकरे तक सबको अपने शख्सियत का कायल बना दिया था। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी डार्क स्टोरी ऑफ केटी थापा, द नेपाली रॉबिन हुड ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड। कहानी शुरू होती है नेपाल के श्यांगजा डिस्ट्रिक्ट से। एक छोटा सा गांव, एक गरीब गुरंगा परिवार। खीम बहादुर थापा का जन्म एक ऐसी मिट्टी में हुआ जहां बहादुरी विरासत में मिलती है, लेकिन गरीबी वहां एक श्राप थी। 60 के दशक के आखिर में बेहतर जिंदगी की तलाश में थापा का परिवार मुंबई आ गया। ठिकाना बना भांडुप का सर्वोदय नगर स्लम। आज का भांडुप और उस वक्त के भांडुप में जमीन आसमान का फर्क था। वहां की मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं ही वहां के लोगों की किस्मत लिखता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो ठीक से हिंदी भी बोलना नहीं जानता था, वो मुंबई की इन गलियों में, बेरहम गलियों में खुद को कैसे ढाल रहा होगा। थापा ने गुरु नानक स्कूल में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उसका मन किताबों से ज्यादा मैदान में लगता था, और वो मैदान था कबड्डी का। थापा कद में छोटा था, लेकिन उसकी फुर्ती बिजली जैसी थी। जब वो रेड मारने निकलता तो बड़े बड़े डिफेंडर भी उनके हाथ नहीं आते थे। उन्हें लाइटनिंग बोल्ट कहा जाने लगा। इसी खेल ने उसे वो चीज दी जो मुंबई में सबसे महंगी है, पहचान। गुजारा करने के लिए थापा ने एक फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी कर ली, लेकिन उसके अंदर का योद्धा शांत नहीं था। 1973 में नेपाल में लोकतंत्र की लहर चल रही थी। बीपी कोराइला के लीडरशिप में नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक प्लेन हाईजैक किया और भारत भाग आए। अब यहां आता है थापा का वो रूप जो उन्हें एक प्रोटेक्टर बनाता है। उन हाईजैकर्स को मुंबई में छुपाने की जिम्मेदारी थापा को मिली। उसने पुलिस के नाक के नीचे से भांडुप की अपनी खोली में उन्हें पनाह दी, खाना खिलाया और सुरक्षित रखा। यह पहला मौका था जब थापा ने साबित किया कि उसकी वफादारी की सीमाएं सरहदों से बड़ी है। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। भांडुप में एक कबड्डी टूर्नामेंट था। चीफ गेस्ट थे हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे। थापा ने उस दिन ऐसा खेल दिखाया कि बाला साहब दंग रह गए। मैच खत्म हुआ, बाला साहब ने उसे मंच पर बुलाया और कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो शिवसेना ज्वाइन कर। बस यहीं से एक वॉचमैन केटी थापा बनने की राह पर निकल पड़ा। 80 के दशक आते आते थापा भांडुप का ब्रांड बन चुका था। शिवसेना के कार्यकर्ता के रूप में उसने वो काम किया जो सिस्टम नहीं कर पा रहा था। पानी की किल्लत हो रही है तो थापा पाइपलाइन लगवाएंगे। झुग्गियों को हटाना है, थापा सामने खड़े हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हटा दे। 1985 के म्युनिसिपल इलेक्शन में थापा ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। वो कॉरपोरेटर बन गए, लेकिन उसकी असली पावर का सोर्स पॉलिटिक्स नहीं बल्कि खौफ और पावर का वो कॉम्बिनेशन था जिसे अक्सर रॉबिन हुड कहा जाता है। बॉस, उस जमाने में अगर किसी नेपाली लड़के को पुलिस परेशान करती तो वो अपना सरनेम थापा बता देता था। खीम बहादुर ने अपने नाम को एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया था। उसने रिलायंस, सीएट टायर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की यूनियनों में अपनी पकड़ बनाई। इंडस्ट्री वालों के लिए वो इन्फॉर्मर थे और मजदूरों के लिए मसीहा। लेकिन मुंबई की सत्ता के गलियारे कभी सीधे नहीं होते। जहां पावर होती है वहां अंडरवर्ल्ड की परछाई भी होती है।
थापा के दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते गहरे होने लगे। दाऊद को भांडुप और चेंबूर के इलाकों में वसूली के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था और थापा से बेहतर कोई नहीं था। थापा दाऊद को सलाह भी देता था। कहते हैं कि जब दाऊद पॉलिटिक्स में उतरना चाहता था तो थापा ने ही उसे मना किया था, लेकिन दोस्ती जितनी गहरी थी दुश्मनी उतनी ही जानलेवा होती जा रही थी। छोटा राजन, जो उस वक्त दाऊद का दायां हाथ था, राइट हैंड, उसे थापा की बढ़ती हुई ताकत से चिढ़ होने लगी। उधर अरुण गवली के साथ भी थापा की ठन गई थी। 1989 में जुहू के सन एंड सैंड होटल में लल्लू भाई का मर्डर हुआ। आरोप लगा कि थापा ने दाऊद के शूटर्स को पनाह दी थी। गवली के लिए यह खुला चैलेंज था। अब वापस चलते हैं उस मनहूस दोपहर पर, 23 अप्रैल 1992। थापा आमतौर पर 50-60 लोगों के काफिले के साथ निकलता था, लेकिन उस दिन शायद किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया था। वो अपने ड्राइवर अब्दुल बोडे और एक साथी के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करने गया था। दोपहर 3:20 बजे थे। जैसे ही थापा बाहर निकला, सफेद रंग की फिएट कार से 5 शिकारी उतरे। पहली गोली थापा के हाथ में लगी। उन्होंने अपनी औजार यानी कि पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें मौका नहीं दिया। थापा एक पानी की टंकी की तरफ भागा। वो भागता रहा, लेकिन पीछे से 8 गोलियां उसके जिस्म को छलनी कर गई। 37 साल का वो नेपाली डॉन, जो अपने तबके के लोगों के लिए शेर था, जो कभी कबड्डी के मैदान में किसी के हाथ नहीं आता था, आज मौत की गिरफ्त में था। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन राजवाड़ी हॉस्पिटल जाते वक्त रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मुंबई सन थी। भांडुप में चूल्हे नहीं जले। नेपाल से लेकर मतोसरी तक सन्नाटा पसर गया था। थापा की मौत के बाद जो हुआ वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। उसके करीबी दोस्त सुभाष सिंह ठाकुर ने थापा की लाश पर हाथ रखकर कसम खाई, बदला लिया जाएगा, और बदला लिया गया। कहते हैं कि सुभाष ठाकुर ने उन शूटर्स का पीछा नेपाल बॉर्डर तक किया और उन्हें सेती रिवर के किनारे मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कि जिस ड्राइवर अब्दुल बोर्डे पर मुखबिरी का शक था, उसे भी सालों बाद मार दिया गया। लेकिन कानून का हाथ यहां छोटा पड़ गया। छोटा राजन पर केस चला, 16 आरोपी बने, लेकिन 1996 में मुख्य गवाह अपने बयान से पलट गया। 2020 में सीबीआई ने यह कहते हुए केस बंद कर दिया कि सबूत ही नहीं है केस में, और केस क्लोज। क्या ये वाकई सबूतों की कमी थी, या फिर अंडरवर्ल्ड का वो दबाव, वो प्रेशर जिसने गवाहों की जुबान सिल दिया था? आज केटी थापा को मरे हुए 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन भांडुप की सड़कों पर आज भी उसका नाम जिंदा है। हर साल 23 अप्रैल को वहां फूल चढ़ाए जाते हैं, लोग उसे याद करते हैं। उसकी पत्नी रामिला थापा ने राजनीति संभाली, उनके बेटों ने खुद को क्राइम से दूर रखा और समाज सेवा की। यानी कि ये लोग आपस में मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो आप पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है? थापा एक हीरो था, रॉबिन हुड था, या सिर्फ अंडरवर्ल्ड का मोहरा, राजनीति का मोहरा जिसका इस्तेमाल हुआ और उसे खत्म कर दिया गया एक दिन? आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए। अंडरवर्ल्ड की गलियों में खोया हुआ ये एक और नाम था, केटी थापा, जिसकी कहानी आज मैंने सुनाई। और किसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखिए। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो अब आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन है वो लोग जो मेरी कहानी को अंत तक देखते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आपके साथ रूबरू होता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।